Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK and myself अंजलि रामदेव। आज हम बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी का, जो कि हमारा लेक्चर नंबर है 11 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सीड प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ये जो चैप्टर है आपका आपके सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सो हम आगे स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे ICAR, JRF, ASRB, ARS, SRF एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स का प्राइस ओनली 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, लेक्चर वीडियोज़ रहेंगे, नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू आर कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो हम बात करेंगे कि सीड प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो सीड प्रोडक्शन का प्रिंसिपल्स हम कैसे बात कर सकते हैं। जब आप किसी भी कोई सीड प्रोडक्शन करोगे, है ना, तो उसके लिए दो प्रिंसिपल रहते हैं। आपका जो प्रिंसिपल रहेंगे, ये क्या रहेगा, सीड प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, जिससे कि क्या होगी, जो आपकी वैरायटीज़ आएगी वो इफ़ेक्ट होती है ना। तो उसके आधार पर दो टाइप के प्रिंसिपल हैं आपका, एक होता है जेनेटिक प्रिंसिपल और एक होता है एग्रोनॉमिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज के क्या क्या हमें प्रिंसिपल ध्यान में रखना चाहिए या कैसे कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है डिटेरियोशन ऑफ वैराइटीज़। डिटेरियोशंस ऑफ वैराइटीज़ दैट मीन्स होता है कि जो वैराइटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कैसे कैसे हानि हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि जो हमारी वैराइटीज़ हम जो सीड डेवलप कर रहे हैं उसको हानि पहुँचे, है ना। तो आपका क्या हो सकता है, सो इन द फर्स्ट जो हमारा है डेवलपमेंटल वेरिएशन। अब डेवलपमेंटल वेरिएशन कैसा होता है, वेरिएशन मीन्स होता है विविधता। अब डेवलपमेंटल जैसे कि हम जो फसल को डेवलप कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट में जो भी इफेक्ट आएगा, या आप बोल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड, एवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे वो किस पे आ जाएंगे, डेवलपमेंटल वेरिएशन में। फिर आएगा हमारा मैकेनिकल मिक्सचर। जब हम किसी भी चीज़ का मिक्सचर करेंगे, लाइक हम सीड को सोइंग करेंगे हम मशीनों के थ्रू, तो वो क्या होगा, मैकेनिकल मीन्स होता है मशीन के थ्रू। तो वो जैसे भी मिक्सचर होगा आपका, जो ऑफ टाइप प्लांट्स भी हो जाएंगे, तो आपके इसका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल मिक्सचर। फिर नेक्स्ट हमारा है म्यूटेशन। म्यूटेशन से तो ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, पहली बात तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन भी थोड़ा सा भी वेरिएबल यदि होता है तो हम इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। सो ये रहता है। माइनर जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। अब माइनर जेनेटिक वेरिएशन की बात करोगे तो माइनर मीन्स बहुत छोटा सा जेनेटिक वेरिएशन। हम जब कभी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उस पर कभी कभी क्या होता है, छोटा सा वेरिएशन आ जाता है, लेकिन जो हमको दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जब हम आगे यदि क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसमें हमको वो शो होता है। फिर सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिसीजेज, जो हमारी कुछ डिजीज़ लग जाती है उनसे रिलेटेड अफेक्ट करता है। टेक्निक्स ऑफ द प्लांट ब्रीडर, जो प्लांट ब्रीडर की कुछ टेक्निक होती हैं उनसे भी जेनेटिक प्रिंसिपल इससे रिलेटेड करता है। फिर हमें क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी। हमें जो भी इनफेक्ट से हमें भी कोई भी यदि हमें इफेक्ट हो रहा है या हमको वेरिएबल आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो हम उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है एग्रोनॉमिकल प्रिंसिपल और एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स। अब एग्रोनॉमिक जो हमको दिखाई देते हैं, है ना। अब जेनेटिक से हम समझ रहे हैं कि जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमको उसमें वेरिएबल आता है, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सेम एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स में कैसे हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। हमें कोई भी क्या करना पड़ेगा, हम जो क्रॉप को, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम सीड प्रोडक्शन के लिए, सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैरायटीज़ को डेवलप करते हैं तो उसमें क्लाइमेट, उसको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है ना। सो यही बात कर सकते कि उसके अडॉप्ट कर सके। सिलेक्शन ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजन, सिलेक्शन ऑफ सीड प्लॉट। अब हम ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन तो हम बात कर लेंगे, अब हमें सीड प्लॉट भी बात करना पड़ेगा कि वो सॉइल वो सुटेबल हो उसके लिए, है ना। आइसोलेशन ऑफ सीड क्रॉप। फिर हमें क्या, आइसोलेशन, एक प्रॉपर डिस्टेंस दिया जाता है। दैट मीन्स अब क्या करेगा, जो सीड है, हमको सीड बोना है तो हम उसको क्या करेंगे, एक डिस्टेंस देंगे ताकि उसका क्या ना हो पाए, कंटामिनेशन ना हो पाए, है ना। तो आइसोलेशन ऑफ सीड क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ लैंड की प्रिपरेशन,
सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, अब उसके बाद क्या करोगे आप, वैरायटी की सिलेक्शन करोगे, उस लैंड में कौन सी वैरायटी सुटेबल है। सीड ट्रीटमेंट करेंगे आप सीड सोइंग के पहले, हार्वेस्टिंग ऑफ सीड एंड आफ्टर हार्वेस्ट केयर, दैट मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद आप कौन कौन सी केयर कर सकते हो। तो यहाँ पे था हमारा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो जेनेटिक प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, जिसमें इन द फर्स्ट है डिटोरिएशन ऑफ वैराइटीज़, जैसे कि वैराइटीज़ हैं उसमें कैसे हानि होती है उसकी ना, डिटोरिएशन होता है। तो जेनेटिक प्योरिटी ऑफ अ वैरायटी और ट्रूनेस ऑफ टू इट्स टाइप डिटोरिएट ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, जैसा कि मैंने बताया था कि क्या होते हैं कुछ जो जो वैरायटी हैं उसका जो डिटोरिएशन होता है, उसका जो ट्रूनेस होती है वो क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो उसकी हानि होने लगती है। किस कारण से होती है, वो ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स के कारण होती है, मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि उस वैरायटी को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल। जो प्रोडक्शन साइकिल से मतलब क्या होता है, जब हम सीड को जर्मिनेट किए हैं, जर्मिनेट करने से वो सीड बढ़ा, उससे क्या होता है कि उसका जो फैक्टर्स है उस पूरी प्रोसेस में, उस साइकिल में जो भी उसमें डिटोरिएशन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डिटोरिएशन ऑफ वैरायटी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। फिर एक साइंटिस्ट थे कदम, जिनका नाम था, उन्होंने 1942 को लिस्टेड किया। अब उन्होंने कुछ फैक्टर्स को देखा और उन्होंने लिस्ट करके बताया कि जो डिटोरिएशन ऑफ वैरायटी में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो ये हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया डेवलपमेंटल वेरिएशन। When seed crops are grown under environments with differing soil, fertility, climate, photoperiods or at different elevations for several consecutive generations, developmental variations may set in as differential growth response. So हमने आपको अभी बताया था कि डेवलपमेंटल वेरिएशन में जब क्रॉप ग्रो कर रही होती है तो क्या होता है, उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी हो गई, क्लाइमेट हो गया, फोटो पीरियड्स से आप क्या समझते हो कि जो एक फोटो मीन्स लाइट, पीरियड्स मतलब टाइम है ना, तो जो एक लाइट का उसको टाइम रहता है, जैसे कि कुछ जो शॉर्ट डे प्लांट है 10 से 12 आवर उसको रहता है, 10 से 12 से ज़्यादा जिसको आवर रहता है वो लॉन्ग डे प्लांट हो गया ना। तो ऐसे ये क्या होता है, फोटो पीरियड्स है ना, उस पर डिपेंड करता है। यदि उसमें कम ज़्यादा हो गया तो भी उसको डेवलपमेंटल में उसका वेरिएशन आ जाएगा। ये उसके लिए क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंटल वेरिएशन, आप ऐसे कह सकते हो। इट इज़ देयरफॉर prefer to grow the varieties of crop in their area of their natural adaptation to minimize developmental shift। आप इसको क्या बोल सकते हो, जैसे हम कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं या आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके उसको लगाते हो, आप ऐसे ही करते हो ना सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप जब भी वेराइटीज़ डेवलप करते हैं तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, यील्ड कम हो जाएगी। सो ये रहता है कुछ उसको अवॉइड, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है ना, इस जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या न्यू वेराइटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। तो फिर हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था कि मैकेनिकल मिक्सचर्स की बात है कि जो मैकेनिकल मशीन के द्वारा होगा तो मशीन से होगा मैकेनिकल मिक्सचर्स। अब ये कैसे होता है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ पैराइटल डिटेरिएशन। अब हम इसको आपको हम अपने हिसाब से बताते, फिर इसमें बताएंगे, पढ़ के बता दूंगी क्या होता है। जो कभी कभी जो सीड ड्रिल होती है ना, हम क्या करते हैं, जब हम कभी सीड की सोइंग करते हैं उसके पहले यदि हमने कुछ सीड को उसमें हमने सोइंग कर रहे हैं उस मशीन से, और उसी मशीन का हमने यूज़ किसके लिए कर दिया, जो सीड मल्टीप्लिकेशन की हमको वैराइटीज़ को ग्रो करना है उसके लिए हमने उसी सीड ड्रिल का यूज़ कर लिया। तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ थोड़े बहुत सीड उस पर रह जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, क्रॉप का कंटामिनेशन हो जाता है। या वॉलंटियर प्लांट्स, आप बोल सकते हो कि जो प्लांट हमको अनवांटेड है वो भी ग्रो हो जाते हैं, जिस फसल को हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये रहता है मैकेनिकल मिक्सचर्स। ये भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, या ये एक फैक्टर है उसमें डिटोरिएशन के लिए वैराइटीज़ का। सब हम इसको पढ़ लेते हैं। इस पर क्या लिखा है, मैकेनिकल mixtures the most important reason for varietal deterioration often take place at the time of sowing if more than one variety is sown with the same drill। मतलब मैंने आपको बताया ना कि एक सीड ड्रिल से एक से ज़्यादा वैरायटी ग्रो हो गई थ्रू वॉलंटियर प्लांट्स ऑफ द सेम क्रॉप इन द सीड ड्रिल। यदि उसी सीड ड्रिल से उस सीड फील्ड में क्या हो जाएंगे, वो ग्रो हो जाएंगे। और थ्रू डिफरेंट वेराइटीज़ ग्रोन इन एडजेकेंट फील्ड, क्या होगा, जो फील्ड में हमको दो डिफरेंट वेराइटीज़ ग्रो हो जाएंगी, टू वेराइटीज़ ग्रोइंग नेक्स्ट टू ईच अदर
each other. Feed is usually mixed under harvesting and threshing operations. The threshing equipment is often contaminated with seed of other varieties. Similarly, the gunny bag हो गया, seed beans हो गए, elevators हो गया, are also often contaminate, adding the mixtures, mechanical mixtures of the variety. तो ये जो फैक्टर्स हैं, आप कुछ से भी करोगे यदि मशीन से, तो आपका क्या होगा, कंटामिनेशन होगा. सो मैकेनिकल वैरायटीज़ जो मैकेनिकल मिक्सचर है वो भी एक तरीके से बोल सकते हो कि ये भी आपकी यील्ड को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो म्यूटेशंस. अब म्यूटेशंस से क्या समझ रहे हो आप लोग? म्यूटेशंस कोई भी उत्परिवर्तन होना, ठीक है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आना. सो ये इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं है डिटोरिएट वैराइटीज़. क्यों नहीं है? इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट माइनर म्यूटेशंस अकरिंग नेचुरली यदि हम बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा माइनर म्यूटेशंस को डिटेक्ट करना या हमें आइडेंटिफाई करना उस चीज़ को क्या ये है, तो उसको टफ पड़ता है हमें, है ना. म्यूटेंट्स सच एज फैटिट्यूड्स इन ओट्स, रैबिट ईयर्स इन पीस मे बी रिमूव बाई रोगिंग. या हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं? रोगिंग करते हैं. रोगिंग करना मतलब कि जो ऑफ टाइप प्लांट है, ऑफ टाइप मतलब क्या होते हैं? ऑफ टाइप प्लांट्स मतलब वैसे प्लांट जो हमें अनडिज़ायरेबल हो, जो हमारी क्रॉप के साथ, जो मेन क्रॉप के साथ अलग से जो क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं, प्लांट ग्रो हो जाते हैं, उनको उखाड़ के फेंक देना या उनको अलग कर देना रोगिंग कहलाता है. सीड प्लॉट्स टू प्योरीफाई द सीड्स, और हम इससे क्या कर सकते हैं? सीड प्लॉट को प्योरीफाई कर सकते हैं. ये भी एक ये एग्जांपल्स हो सकता है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे नेचुरल क्रॉसिंग की. सो नेचुरल क्रॉसिंग कैसा होता है? जब हमने क्रॉप लगाया, ठीक है, यदि हम उसको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कराया तो क्या होता है, उस पर नेचुरल क्रॉसिंग हो जाता है, उनमें नेचुरल क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजर. तो ये जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ टाइप प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं. सो ये नेचुरल क्रॉसिंग होने का भी एक तरीके से ये फैक्टर रहता है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी ईल्ड को या हमारे जो कंटामिनेट हो जाते हैं सीड्स को, उनको. Natural crossing can be an important source of varietal deterioration in sexually propagated crops. The extent of contamination depend upon the magnitude of natural cross fertilization. The deterioration जो sets in due to natural crossing के कारण होता है, undesirable टाइप्स का हो जाता है, जो कि इससे भी क्या होती है, हमारी ईल्ड को लॉस होता है. फिर माइनर जेनेटिक वेरिएशंस की बात करें. अब माइनर जेनेटिक मतलब कि क्या होते हैं? जब ब्रीडर कोई सीड को ग्रो करता है ना, माइनर इसमें पढ़ लेते हैं हम, इस पर एक्चुअली दिया क्या है. माइनर जेनेटिक वेरिएशन कैन अकर इवन इन varieties appearing phenotypically uniform homogeneous when release. जब हम इस वैराइटीज़ को क्या करेंगे, जब माना कि कोई ब्रीडर है, ठीक है, ब्रीडर है, उसने अपनी फील्ड में क्या किया, सीड को ग्रो किया, क्रॉप ग्रो हो गई, वो क्रॉप जो है वो सेम दिख रही है, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं दिख रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि उसमें कोई डिफरेंस है, ठीक है, तो उसमें वो यूनिफॉर्मली होमोजीनियस सेम दिख रहे हैं वो, है ना. द वेरिएशन में लॉस्ट ड्यूरिंग लेटर प्रोडक्शन साइकिल ओइंग टू सेलेक्टिव एलिमिनेट बाय द नेचर. The yield trials of lines propagated from plants of breeder seed to maintain the priority of self-pollinated crop varieties can overcome these minor variation due care during the maintenance of nucleus and breeder seed cross fertilizer varieties of crop is necessary. क्या होता है, हम सीधे सीधे ये बात करें अच्छे से समझने के लिए, माइनर जेनेटिक वेरिएशन से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम कोई भी क्रॉप को ग्रो करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, माइनर मीन्स बहुत थोड़ा सा ही जेनेटिक वेरिएशन आता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, होमोजीनियस वो सेम दिखता है, तो हम उसको, हमें वो समझ में नहीं आएगा, तो हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं. और वही जो प्लांट रहेगा वो बाद में यदि हम वो सीड को यदि फार्मर ग्रो करता है तो उसकी फील्ड में क्या होता है, उसमें उसको वेरिएशन देखने मिलता है. ठीक है, तो ये रहता है. जब हम सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन जब यदि उसी सीड को फार्मर ग्रो करेगा बाद में, तो उसको क्या हो जाता है, उसको वेरिएशन दिखाई देता है. ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ये भी इफेक्ट करता है, ये भी एक टाइप से फैक्टर्स हो सकता है माइनर, है ना. सिलेक्टेड इन्फ्लुएंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़. अब क्या होगा, जैसे हम बात करें पेस्ट एंड डिजीज़, ठीक है, इनका आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि पेस्ट लग गया, कभी कभी जो क्रॉप वैराइटीज़ को ग्रो कर रहे हैं तो पेस्ट आ जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं उसमें ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता चल जाए कि पेस्ट लगने लगा है तो हम उस प्लांट को या जिस प्लांट पे वो पेस्ट अटैक कर रहा है उस पर हम क्या करें, उसको निकाल के अलग कर दे, या हम कुछ, ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, या पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हो. देन आप डिजीज़, यदि आपको डिजीज़ का कोई सिम्टम्स दिख रहा है
किसी प्लांट में यदि कोई डिजीज़ का इन्फेक्शन दिख रहा है तो आप उस डिजीज़ वाले प्लांट को, या आपको पैथोजन का किसी भी पैथोजन का अटैक, जैसे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, आपको उस पर अटैक लग रहा है, सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप उस प्लांट को क्या करेंगे, उसको उस बाकी क्रॉप से उसको अलग करके क्या कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे या हटा दोगे, ताकि दूसरे में कंटामिनेट नहीं हो पाए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। या क्या होता है, कभी कभी ऐसी क्रॉप्स हो जाती हैं कि वो जो भी पैथोजन हैं वो अटैक करते हैं और वो क्या करने लगते हैं, दूसरी क्रॉप पे भी अटैक कर जाते हैं, दूसरी फसलों पे या दूसरे प्लांट्स पे भी अटैक कर जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है जो कि डिटोरिएशंस करता है हमारी वैराइटीज़ को। सो वही दिया है आपको, ससेप्टेबल टू नेवर रेसेस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कॉज बाय ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट सेलेक्टिवली इन्फ्लुएंस डिटोरिएशन vegetatively propagated stock also can deteriorate quickly by if infected by वायरस फ्री। एंड यही बताया मैंने, यदि आपको दिख रहा है तो आप उसको तुरंत फिर डिटोरिएट कर दो, और ये जो रहते हैं इसको ख़त्म कर दो प्लांट्स को ले जाके। ये तो या तो ये क्या करते हैं, जो वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया हैं वो आपकी क्रॉप को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कभी कभी डिटोरिएट कर देते हैं पूरी तरीके से ना। द टेक्निक्स ऑफ द प्लांट ब्रीडर, क्या होता है, कभी कभी जो टेक्निक्स होती हैं ना प्लांट ब्रीडर्स की, वो भी अफेक्ट करती हैं। जैसे सीरियस इंस्टेबिलिटीज़ में अकर इन वेराइटीज़ ओइंग टू साइटोजेनेटिक इरेगुलरिटीज़ in the form of improper assessment in the release of new varieties। जब कभी कभी हम लोग न्यू वैराइटीज़ को असेसमेंट करते हैं तो उसमें इम्प्रॉपर असेसमेंट होने के कारण भी उसमें कुछ साइटोजेनेटिक उसमें क्या रहती है, इरेगुलरिटीज़ दिखाई देती है हमको। प्रीमेच्योर जो हम क्या हो जाता है, कभी कभी प्री मैच्योर वेराइटीज़ को हम रिलीज़ कर देते हैं, स्टिल सिग्रीगेटिंग फॉर रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबल टू डिसीज़। ये कुछ क्या कर देते हैं ये लेकिन फिर बाद में क्या करते हैं ये हमें क्या वैराइटीज़ डिटोरिएशन का भी एक कारण हो जाती हैं कभी कभी। प्री मैच्योर मतलब कि मैच्योर होने के पहले ही हम उसकी हार्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारे ये क्या करते हैं, फेल्योर की ओर लेके जाते हैं, डिटोरिएशन की ओर लेके जाते हैं। दिस फेल्योर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द वैराइटी टेस्टिंग प्रोग्राम। ये क्या करता है, जो वैराइटी टेस्टिंग प्रोग्राम में हमको फेलियर दिखा देता है। फिर हम इसका नेक्स्ट बात करेंगे कि मेंटेनेंस कैसे करें। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। अब हम जब सीड प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके दौरान हम जेनेटिक प्योरिटी उसको मेंटेन कैसे करें, तो हम कैसे कर सकते हैं, यूज़ अ अप्रूव्ड सीड ओनली इन सीड मल्टीप्लिकेशन। हम यदि सीड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ अप्रूव्ड सीड का ही यूज़ करें। इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ फील्ड्स प्रायर टू प्लांटिंग, या क्या करना चाहिए हमने उसको, तो ठीक है हम सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्रूव्ड सीड को ले आए, फिर हमने लगा दिया, और ये ना हो कि आप छोड़ के आ गए उसको, चलो हो गया हमने हमारा काम है हमने उसको दे दिया। नहीं, यदि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। इंटरवल में आपको कुछ डे के इंटरवल में आपको क्या करना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। अप्रूवल ऑफ फील्ड्स प्रायर टू प्लांटिंग, ठीक है, फील्ड इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ ग्रोइंग क्रॉप हमें वो कब करना चाहिए, एट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ जेनेटिक प्योरिटी, डिटेक्शंस ऑफ मिक्सचर weeds and freedom from noxious weeds and seed-borne diseases etc। हमको ये फील्ड इंस्पेक्शन कब करना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल स्टेजेस जो आ रही हैं उसमें हमको उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप, वेरिफिकेशन कर सकते हो जेनेटिक प्योरिटी, और जो डिटेक्शन है मिक्सचर्स का डिटेक्शन हो जाता है, वीड्स से मिक्सचर्स को उसको आप ऐसे करो कि उसका अलग हो जाए। सीड बॉर्न डिसीज़ जो है वो उस टाइम पे जहाँ पे आपको पता चले कि इन्फेक्शन होने वाला है तो आप जाके उसका क्या करो, इंस्पेक्शन करो। यदि आपको ऐसा कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप उस प्लांट को क्या कर दो, उसको अलग कर दो फील्ड से ना। सैम्पलिंग एंड सीलिंग ऑफ क्लीन लॉट्स, हम क्या करें, जो सैम्पलिंग कराएं, सॉइल सैम्पलिंग कराएं या सीलिंग ऑफ क्लीन लॉट्स, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ सैम्पल्स ऑफ पोटेंशियल अप्रूव्ड स्टॉक्स फॉर कंपैरिजन विद ऑथेंटिक स्टॉक्स, मतलब कि हमको क्या करना चाहिए, यदि हम स्टॉक्स का भी ग्रो कर रहे हैं तो आप अप्रूव्ड स्टॉक्स का यूज़ करो, इसके बजाय कि आप ऑथेंटिक स्टॉक का यूज़ करने के अलावा, है ना। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट है वो है एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स। हमारे यहाँ तक जो कंप्लीट होता है जेनेटिक प्रिंसिपल्स, हमने इस पर बात की। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल्स, प्योरिटीज़ के बारे में यदि हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर हमारा आता है एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स।
एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स में क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। क्या होता है, जब भी हम कभी कि हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए या क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, फोटो पीरियड टेम्परेचर है ना। सो वही दिया है कि द सीड क्रॉप्स हैव टू बी ग्रोन ओनली इन एरियाज वेल अडेप्टेड टू द फोटो पीरियडिक एंड टेम्परेचर कंडीशंस प्रिवेलिंग। मतलब कि सीड क्रॉप को वहाँ पे ग्रो करना चाहिए जिस एरिया में बहुत अच्छे से अडॉप्ट हो जाए, फोटो पीरियडिक और टेम्परेचर कंडीशन उसको सहन कर सके, है ना, उधर पे हमको क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सीड प्लॉट, अब सीड प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, तो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो प्लॉट है वो शुड हैव गुड टेक्सचर का होना चाहिए, अच्छी टेक्सचर हो, गुड फर्टिलिटी हो, शुड बी फ्री, और क्या हो वहाँ पे कोई वीड्स का खतरा ना हो और अदर क्रॉप प्लांट्स उधर पे ना लगे हो, ऐसी जगह हमको सीड प्लॉट का यूज़ करना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ सीड क्रॉप्स, अब आइसोलेशन कैसे कर सकते हो सीड क्रॉप का, जो आइसोलेशन है सीड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अवॉइड मैकेनिकल कंटामिनेशन। जो आइसोलेशन है, आप क्या करोगे कि क्रॉप लगा रहे हो तो आप एक आइसोलेशन को मेंटेन करो। आइसोलेशन मीन्स होता है दो क्रॉप के बीच की दूरी, उसको आप मेंटेन करो ताकि क्या हो ताकि उस पर मैकेनिकल जो भी कंटामिनेशन हो दो प्लांट का वो ना हो पाए। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ प्लांट। अब प्रिपरेशन ऑफ प्लांट क्या होगा, लैंड क्या होगा, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ लैंड। तो गुड लैंड प्रिपरेशन हेल्प इन इम्प्रूव्ड एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन। जो प्रिपरेशन ऑफ लैंड है वो क्या करेगा, लैंड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है यूनिफॉर्म सीड जर्मिनेशन को। सो गुड लैंड प्रिपरेशन करना चाहिए, अच्छे से उसका टिलेज हो, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ वैरायटीज़, अब हम वैरायटी का कैसे सिलेक्शन करें, हमें ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करनी चाहिए जो उस लैंड के हिसाब से या जो लैंड के टेम्परेचर से एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को क्या करे, अडॉप्ट करे, उसी वैरायटी का हमको सिलेक्शन करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सीड, अब हमको बेस्ड ऑन प्योरिटी के आधार पर हमको सीड का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना, सीड का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम बेस्ड ऑन प्योरिटी करेंगे। फिर हमने सीड का सिलेक्शन कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड सोइंग के पहले हमको सीड को ट्रीट करना पड़ता है। इफ़ सीड बी ट्रीटेड विद एप्रोप्रिएट फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड प्रायर टू सोइंग, यदि हम उसको फंजीसाइड से या इंसेक्टिसाइड से कर देंगे उसका एप्रोप्रिएट, तो इसका क्या करेगा, ये सोइंग के लिए प्रायर होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ सीड क्रॉप, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, अर्ली और लेट हार्वेस्टिंग अफेक्ट सीड क्वालिटी। यदि हम बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग कर दिए या हम बहुत लेट से हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी सीड को क्वालिटी को क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, ख़राब हो जाएगी, है ना। तो उससे हमको एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम पे ही उसको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब हमने हार्वेस्ट कर ली, हमें हार्वेस्ट के बाद क्या क्या करना चाहिए, वही दिया है। आफ्टर हार्वेस्ट केयर द गो डाउन शुड बी ड्राई, हम क्या करेंगे, जो गोडाउन शुड बी ड्राई, जो गोडाउन है, गोडाउन में जो हम जहाँ पे अपने जो सीड है उसको हम रखने वाले हैं वो पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, वहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कूल एंड क्लीन, और क्या होना चाहिए, कूल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एंड हम स्प्रे कर दें उस पर, जैसे कि मैलाथियन का स्प्रे करें। लेटर फ्यूमिगेट एज एंड वैन नेसेसरी, फिर हम क्या करते हैं, उसको फ्यूमिगेट कर दें, ठीक है, जब हमें नेसेसरी हो उसके बाद हम फ्यूमिगेट कर दें। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप उसका हार्वेस्ट केयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो है एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स वो भी कंप्लीट होता है। आई होप तो आपको ये जो है हमने सीड प्रोडक्शन के बारे में जो प्रिंसिपल पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, मैं ये मानती हूँ। तो यदि आपको कहीं डाउट होता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखें, बार बार देखने की कोशिश करें। और हाँ, आपको एक बात और बता दी जाए कि हमारा जो एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल का जो ऐप है, एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप उस पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दी गई होगी ऐप की, तो आप उससे भी जाके हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप उस पर मॉक टेस्ट दें ताकि आपकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको हेल्प मिले, है ना। सो आप जाके इंस्टॉल करें उसको और अपना एक्सपीरियंस दें, कैसा लगा, आप वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।